राजधर में सबसे पहले बात फैजल खान उर्फ खान सर की। खान सर की गिरफ्तारी कब होगी? खान सर कहां छिपे हैं? खान सर कब सरेंडर करेंगे? ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है और ऐसे में एक खबर आई थी कि खान सर आज पटना के सिविल कोर्ट में सरेंडर करेंगे, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक खान सर पटना सिविल कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, यानी कि उन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल खान सर पर कल हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन एफआईआर के 24 घंटे बाद भी खान सर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दरअसल खान सर को यह डर है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो दोनों धाराएं ही नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती हैं। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर अग्रिम जमानत का सहारा लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खान सर के वकील अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद ही खान सर सरेंडर करेंगे। तो लगातार खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। कल रात भी पुलिस की कई टीम्स खान सर के कोचिंग सेंटर के पास पहुंची थी, लेकिन वहां पर कई स्टूडेंट्स खान सर के वो पहुंच गए थे, खान सर वहां पर नहीं थे। और यही वजह है कि आज से अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद खान सर आज कोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचकर वो सरेंडर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल खान सर कहां हैं ये कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि खान सर कोर्ट में पहुंचे हैं, सरेंडर करेंगे या नहीं, अग्रिम जमानत की याचिका कब दाखिल करेंगे, ये सभी सवाल फिलहाल बने हुए हैं। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। तो निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। इस तरह का ग्राउंड है, उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। तो खान सर के वकील भले ये दलील दे रहे हो कि खान सर को फंसाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि खान सर झूठ बोलकर खुद फंस गए। खान सर ने 2 जून को फायरिंग के बाद कहा था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, उन्होंने खुद देखी और बाहरी हमलावरों ने ये फायरिंग की। लेकिन जब पुलिस ने जांच की और जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसी से खान सर फंस गए। 2 कोचिंग के झगड़े में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स भी शामिल हैं जिन्होंने फायरिंग की थी, और दोनों बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की बात कबूल भी ली है। दोनों ने पुलिस को यह बयान दिया है कि खान सर के आदेश पर ही उन्होंने गोलियां चलाई हैं। बॉडीगार्ड ने पुलिस को बताया कि खान सर उर्फ फैजल खान ने कहा कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर तुरंत फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। तो ये एफआईआर में जो बयान दोनों गार्ड्स की पुलिस ने दर्ज किए हैं वो बयान ये कहते हैं कि खान सर ने ये कहा है कि बॉडीगार्ड्स को कि वो फायर करें, वो खुद समझ लेंगे कि आखिर ये जो पूरी फायरिंग के बाद जो भी नतीजा निकलेगा वो खान सर खुद देख लेंगे। तो ये एफआईआर में भी कई ऐसे एलिगेशंस उन पर लगे हैं कि खान सर के कहने पर ही बॉडीगार्ड्स ने गोलियां चलाई और बॉडीगार्ड्स ने भी अपने बयान में ये बात कबूली है। और यही वजह है कि खान सर पर गैर इरादतन हत्या का ये केस दर्ज किया, आर्म्स एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है और आर्म्स एक्ट में नॉन बेलेबल ये पूरा मामला है। और यही वजह है कि खान सर को गिरफ्तारी का डर है, गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेल मिलेगी नहीं। यही वजह है कि खान सर फिलहाल पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, कोर्ट के सामने नहीं आ रहे हैं और सिर्फ अग्रिम जमानत की कोशिश फिलहाल उनके वकील की तरफ से की जा रही है। तो हैरानी की बात यह है कि खान सर खुद एक टीचर है, वो छात्रों को पढ़ाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो जब जारी होती है जिसमें वो खुद छात्रों को बुलाकर सबूत अपनी दे रहे हैं, अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं, ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है। गोलीकांड में खान सर और फैजल खान बुरी तरह फंस गए। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर खान सर के खिलाफ सभी आरोप सही साबित होते हैं और अगर खान सर को कोर्ट दोषी करार देती है तो उन्हें कितने साल की सजा होगी। तो आइए आपको इसके बारे में भी समझा देते हैं। खान सर के खिलाफ 2 अलग अलग तरह की धाराएं लगाई गई हैं। उन पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है, यानी कि बीएनएस की धारा 109 उन पर लगाई गई है, और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उन पर आर्म्स एक्ट की जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 25, 9, 27 और 35 लगाई गई हैं। दोनों ही ये गैर जमानती धाराएं हैं। बीएनएस की धारा 109 के तहत 10 साल तक की जेल उन्हें हो सकती है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
खास बात यह है कि इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती, जबकि आर्म्स एक्ट में 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है और यह भी गैर जमानती है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी तो तय है। और नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, कहां है खान सर? बार बार ये कहा जा रहा था कि वो कोर्ट पहुंच गए हैं, उसके बाद ये कहा गया उनके वकील की तरफ से कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो अग्रिम जमानत की याचिका लगाएंगे। इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, खान सर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि कल से ही पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके अलग अलग ठिकानों पर, कोचिंग सेंटर पर पुलिस जा रही है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कल क्लासरूम में जरूर उन्होंने बात की थी छात्रों से और इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी थी, लेकिन उसके बाद से अब वो सामने नहीं आ रहे हैं, कोई जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पा रही है। और अब ये जानकारी मिली है कि वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन लगाया गया है, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो गैर जमानतीय हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो सरेंडर करते तो हर हाल में उनको जेल जाना पड़ता, क्योंकि बेल नहीं मिलना था। ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल ही उनके पास एक विकल्प है। तो जाहिर है उनके वकीलों ने कहा है कि वो बेल फाइल कर रहे हैं, और यदि उनको बेल मिल जाती है तब तो राहत मिलेगी, लेकिन यदि बेल नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर वो जाहिर है कानून के शिकंजे में होंगे और फिर आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में जो धाराएं हैं, जो आरोप हैं, वो बेहद गंभीर हैं और उसमें उनको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब देखना यह है कि खान सर क्या सामने आते हैं, क्या पुलिस उनको ढूंढ पाती है या नहीं पाती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा। देखिए, खान सर भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि बार बार वो अपने वकील के थ्रू या फिर जो छात्रों के साथ उन्होंने एक वीडियो जो उनका सामने आया है, वो ये कह रहे हैं अपनी बेगुनाही सारी बता रहे हैं, तो भाग क्यों रहे हैं? अगर कुछ किया नहीं है तो भागने की जरूरत क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर यदि आपको लगता है सब कुछ सही है और इससे पहले आप हर विषय पर अपनी बात रखते रहे हैं और जो भी उन पे आरोप हैं, यदि उनको लगता है वो गलत नहीं है तो उनको सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। और चूंकि जाहिर है एक लोकप्रिय चेहरा है खान सर, काफ़ी संख्या में उनसे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनको सामने आना चाहिए। लेकिन जाहिर है कानूनी पेचीदगियों की जानकारी उनको भी है, उनके वकीलों ने उनको सलाह दी है कि इस मामले में पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और यदि वो कोर्ट में सरेंडर करने जाएंगे तो हर हाल में उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में उनको बेल नहीं मिलेगी तुरंत। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो कानूनी विकल्प बच रहे हैं शायद उसको वो आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि जिस मामले की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, जिस तरह से इस मामले में 2 कोचिंग संस्थान के बीच जो गार्ड का झगड़ा था वो किस तरह से बड़ा बन गया, और उसके बाद जो बातें शुरू में खान सर की तरफ से कही गई, धीरे धीरे तस्वीर बदलती गई। नीतीश, सवाल ये भी उठते हैं कि खान सर कहाँ है, सवाल ये भी है कि वो भाग क्यों रहे हैं, और सवाल ये भी है कि जो उन्होंने बयान दिए वो अपने बयान से बार बार पलट क्यों गए। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं पटना में जो 2 कोचिंग के बीच में विवाद हुआ उसकी वजह आपको बताते हैं। इसके पीछे दरअसल वर्चस्व की लड़ाई है। किसान स्टोरेज के मालिक की क्या भूमिका है, आपको इस पूरे रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना के मुसल्लापुर में खान ग्लोबल कोचिंग, ज्ञानबिंदु कोचिंग, ये सारे कोचिंग जिस कैंपस में हैं उसका नाम है किसान कोल्ड स्टोरेज। दरअसल यहाँ बहुत पहले एक कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था और आज भी एक छोटे से हिस्से में यहाँ पर किसान कोल्ड स्टोरेज का एक दफ्तर है। और इसी कैंपस में चूंकि बाद में धीरे धीरे कोचिंग संस्थान आ गए, इसलिए इसे किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस कहा जाता है। डॉक्टर आरवी प्रसाद इस कैंपस के मालिक हैं। पहले बहुत छोटे छोटे कोचिंग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन जब कोविड आया उसके बाद खान सर लोकप्रिय हुए, धीरे धीरे उनका कद बढ़ा। जो छोटे छोटे कोचिंग थे उनको उन्होंने एक तरह से उनकी जगह ले ली और मकान मालिक से इस पूरे कैंपस में एक बड़ा हिस्सा ले लिया। और अभी इस पूरे कैंपस में खान सर के करीब 20 से अधिक हॉल हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। जबकि पहले छोटे छोटे कोचिंग संस्थान थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिटता गया और एक बड़े हिस्से पर खान सर ने एक तरह से यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। अब ज्ञानबिंदु कोचिंग से भी उनकी जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही है कि खान सर ये चाहते हैं कि ज्ञानबिंदु कोचिंग यहाँ ना रहे, और यही कारण है कि मकान मालिक के साथ मिलकर जो भी विवाद सामने आ रहा है उसकी बात कही जा रही है। ज्ञानबिंदु की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे हिस्से में अभी सिर्फ 5 कोचिंग संस्थान हैं, जबकि पहले इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और अभी जो कोचिंग संस्थान है उनमें अंकुश मैथमेटिक्स, कौटिल्य जीएस, सावित्री कंप्यूटर, खान ग्लोबल स्टडीज़ और ज्ञानबिंदु जीएस, ये
कोचिंग संस्थान इस पूरे कैंपस में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है खान ग्लोबल स्टडीज़ का। और यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, नीट, अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उन सब की तैयारी की जाती है। इसलिए मुसल्लापुर इलाके में, जो कि कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है, ये कैंपस सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला इलाका है। और यहाँ किराया भी काफ़ी बहुत अधिक है। बड़े बड़े हॉल हैं, एक साथ करीब 2 से 2.5 हज़ार छात्र एक हॉल में पढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी छात्रों की संख्या है जो यहाँ पर पढ़ने आती है। और ये कोचिंग कैंपस के ठीक सामने की सड़क जो मुसल्लापुर कहलाती है, और यहाँ भी सड़क किनारे दोनों तरफ लॉज की भरमार है जहाँ छात्र रहते हैं। और सड़कों पर भी यदि आप देखेंगे तो आपको इसी तरह के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये चीज़ें नज़र आएंगी। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान भी जीएस के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। खान सर के सामने यदि कोई सबसे बड़ा कहें कि प्रतिद्वंदी है तो वो चूँकि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान है, इसलिए ये विवाद उनके बीच पहले से चला रहा है। अभी हाल में कुछ घटनाओं को लेकर इसमें और इजाफा हुआ और दोनों का विवाद खुलकर सामने आ गया। और इसी मामले में अब ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, वो अभी जेल में हैं। और दूसरी तरफ खान सर पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। तो ये पूरा इलाका दरअसल छात्रों से भरा हुआ है। इसलिए कोचिंग संस्थानों के बीच जो एक कोचिंग वार की स्थिति नज़र आती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसलिए इस पूरे हिस्से में यदि आप देखें तो मुसल्लापुर हाट के इलाके में आपको कई इस तरह के बोर्ड मिलेंगे। यहाँ भी देखिए अलग अलग कोचिंग संस्थान जो आरआर कैंपस सिलेक्शन तक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, इस तरह की जो होर्डिंग है वो नज़र आती है। एक दुकान की तरह आप कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका कोचिंग संस्थानों से भरा हुआ। और जाहिर है जब अब खान ग्लोबल कोचिंग और ज्ञानबिंदु कोचिंग के बीच विवाद सामने आया है, इसके साथ ही ये बहस भी शुरू हुई है कि आखिर ये जो कोचिंग वार है उसके पीछे की वजह क्या है, ये कितना बड़ा कारोबार है और कोचिंग माफियाओं का जो जन्म है इस पूरे इलाके में कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें अब इस विवाद के साथ सामने आ रही हैं। दो कोचिंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले में जेडीयू का कहना है कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है। दो कोचिंग सेंटर के बीच आपसी मनमुटाव आज यह रूप ले लिया कि एक कोचिंग के संचालक को जेल जाना पड़ा, जिस आरोप के आधार पर उन्होंने एफआईआर किया। जब पुलिस ने हमारी जांच की, चूंकि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जांच होता है, तो पता चला कि सिक्योरिटी वाला ही गोली चलाया है। उसने कबूल भी कर लिया। तो कानून का हाथ लंबा होता है और वो जबड़े तक जाता है। खान सर का एक एक कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। पटना से लेकर देवरिया तक लोग सामने आकर खान सर के कारनामों की गवाही दे रहे हैं। खान सर का पैतृक गांव यूपी के देवरिया में है। खान सर के पैतृक गांव के लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों में रहा है। खान सर के चाचा इमरान ने कहा कि खान सर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है और खान सर ने ही फायरिंग करवाई होगी ताकि लोगों के बीच चर्चा में रहे। उस रिश्ते में मैं चाचा लगता हूं। हम लोग को परेशान करने के लिए ये हमारी मकान है, झूठ मूठ का सड़क के रूप के उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी है। वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है। और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर, चाहे कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। इतने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ये नटवर लाल ही कर सकता है।
ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये कोचिंग माफिया है। खान सर के चाचा के आरोप आपने सुने, वहीं उनके मोहल्ले में रहने वाले भी उनकी असलियत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि खान सर अपने पैसे और पावर का रौब दिखाते हैं। खान सर के घर के पास रहने वाले अशोक सिंह का कहना है कि उन्होंने उन्हें उनके घर की दीवार गिरवा दी थी। तो वहीं मोहल्ले से सभासद का कहना है कि खान सर एक नंबर के घमंडी इंसान हैं। उनका नाम खान सर नहीं बल्कि अभिमान सर होना चाहिए। फायरिंग की बात यह है कि अपनी टीआरपी बनाने के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नगर पंचायत की नियम सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी सामान्य है। नगर पंचायत की नियम दूसरे पर लागू होती है, दूसरे की बाउंड्री नगर पंचायत के नियम के तहत वो गिरवा सकते हैं। लेकिन लेखपाल द्वारा नापा गया सड़क, उसके बाद नाली बननी थी तो 17 फीट पे नहीं बना, लेखपाल द्वारा नापने पे 13 फीट पे कंप्लायंस पे चलाया गया। उसके बाद भी उनकी रोक थी, जिद थी, ईगो बना लिए थे। हमको धमकाया जा रहा था, उस समय मैं सभासद हूँ यहाँ का, हमको भी धमकाया गया था कि ढेर ईगो मत पाला। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं अभिमान सर हैं। तो इधर का उधर बतियाते ही हैं। मेरे मोहल्ले में विंध्यवासिनी कॉलोनी में उनके पिताजी ज़मीन ले लिए, उसके बाद वो सड़क और के निर्माण के लेके मेरा छड़की ढावा दिए। यही नहीं, उनके पटीदार हैं, उनका ढावा दिए, मेरा ढावा दिए, 2 और लोग के ढावा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ इलाहाबाद जाऊँगा, यहाँ वहाँ लड़ूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लेखपाल को किसको घूस दे के 2 साल से लगे थे वो ढहवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है।